Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 32 of the course Business System Development. Today is the very last lecture of the course and we will be revising the remaining topics of the course. Let us resume from where we ended up our discussion in our course revision. We discussed different aspects of the planning phase. We also had a look on what are the activities that are going to be in the analysis phase. Let us now start our revision from the design phase. Design phase में मेजरली हम 5 किस्म की एक्टिविटीज कर रहे हैं. फाइल्स एंड डेटाबेसेस को डिज़ाइन कर रहे हैं. फ्रंट एंड पे जो फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स होंगे उसको डिज़ाइन करते हैं. इंटरफेसेस और अगर कोई एरर डायलॉग्स हैं उसको हम डिज़ाइन करते हैं. अपने प्रोग्राम को कोई स्ट्रक्चर देखते हैं और अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स या इंटरनेट बेस्ड सिस्टम्स हैं तो उनकी भी डिज़ाइन कंसिडरेशंस हम इस डिज़ाइन फेज में कंसिडर करते हैं. लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की हमने बात की थी जब आपने अपना डेटाबेस आपने डिज़ाइन कर लिया, जब आपने लॉजिकल डाटा मॉडलिंग कर ली, आपने डीएफडीज कर ली, आपने एंटिटीज आइडेंटिफाई कर ली, आपने क्लास डायग्राम्स और ईआरडीज डायग्राम बना ली थी. अब आप क्या कर रहे हैं कि लॉजिकली उस डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे हैं. यहाँ पे हमारे पास मेन जो की स्टेप्स हैं वो ये है कि आप सबसे पहले एक लॉजिकल डाटा मॉडल बना रहे हैं और फॉर ईच नोन यूज़र इंटरफेस फॉर द एप्लीकेशन, मतलब आपने इंटरफेस को भी डिज़ाइन करना है और ना सिर्फ इंटरफेस को डिज़ाइन करना है बल्कि हर यूज़र को जिस तरीके से सिस्टम को वो यूज़ करेगा उसके लिए आपने इंटरफेस डिज़ाइन करना है. अगर एक यूज़र स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का अपना इंटरफेस डिज़ाइन है. अगर एक यूज़र इंस्ट्रक्टर है तो इंस्ट्रक्टर का अपना इंटरफेस डिज़ाइन है. तो आपने डेटाबेस को भी डिज़ाइन कर लिया. इसके बाद हमने ये बात की कि नॉर्मलाइज डेटाबेस आप डिज़ाइन करते हैं. नॉर्मलाइजेशन से मुराद ये है कि जब आप एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स को कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, सो डेटाबेस डिज़ाइनिंग में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं. वो एबनॉर्मेलिटीज़ इनकंसिस्टेंसी क्रिएट करती हैं फॉर द ऑपरेशंस ऑफ इंसर्ट डिलीट. ठीक है, सो आप इस किस्म की एनॉमलीज को रिमूव करने के लिए उन टेबल्स को नॉर्मलाइज करते हैं. सो नॉर्मलाइज किया जाता है. नॉर्मलाइज के बाद जो है वो आपके पास एक एक्यूरेट डेटाबेस डिज़ाइन आ गया है. हमने इसमें ये भी देखना होता है कि ईआर डायग्राम्स को जो है वो कैसे आप डाटा रिक्वायरमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे. यहाँ पे एंटिटी नेम कैसे यहाँ पे एक टेबल नेम बनता है, एंटिटी के एट्रीब्यूट्स यहाँ पे उस टेबल की फील्ड्स बन जाती हैं. और इसी तरह आप जो है वो ईयर मॉडल्स को या ईयर डायग्राम्स को जो है वो एग्जैक्टली जो आपकी डेटाबेस बनेगी उसमें डबल चेक कर लेते हैं कि कोई इनकंसिस्टेंसी, कोई एरर्स या कोई इश्यूज तो नहीं है. लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन करने के बाद आपने फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन कर ली है. फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में आप ये देखते हैं कि जो एट्रीब्यूट्स आपने स्पेसिफाई किए थे एक एंटिटी के साथ, लेट्स से एक एंटिटी थी स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स थे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ. अब आप बता रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी, इसकी लेंथ क्या है, इसकी डेटा टाइप क्या है, स्टूडेंट का नेम, इसकी लेंथ क्या है, इसकी डेटा टाइप क्या है, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, इसकी लेंथ क्या है, इसकी डेटा टाइप क्या है. इन चीज़ों को आप देखते हैं. लॉजिकल डेटाबेस मॉडल इनटू फिजिकल रिकॉर्ड्स में आप जो है वो इसको ग्रुप करते हैं. आप जो है वो ये देखते हैं कि आपका जो डाटा सेव होगा डेटाबेस में वो किस स्टोरेज मीडियम में जाएगा. हार्ड डिस्क में सेव होगा, मैग्नेटिक टेप में जाएगा, आप डेली उसको सीडी पर उस डाटा को रन करेंगे, सेव करेंगे. रिट्रीव कहाँ से होगा, अपडेट आप कैसे करेंगे, इन चीज़ों को भी आप देखते हैं. और ऑब्वियसली अगर आपने हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक टेप सेलेक्ट की है एज ए स्टोरेज मीडियम, सो इसको अकॉर्डिंगली डेटाबेस को स्ट्रक्चर करना, ये भी इस तरीके से स्ट्रक्चर करना ताकि आप एफिशिएंट प्रोसेसिंग, एफिशिएंट रिट्रीवल और एफिशिएंट एक्सेस कर सकें. सो दे आर ऑल कंसर्न ऑफ द फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन. फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के
या डिज़ाइन फेज़ के हम इस एक्टिविटी की डिलीवरेबल और आउटकम्स की बात करें, सो यहाँ पे हमारे पास एक तो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन एज एन आउटपुट आएगा और दूसरा हमारे पास फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन आएगा. सो द आउटकम्स ऑफ द design phase is in two aspects. One, you will have the logical database design, and second, you will have the physical database design. Logical database design में आपने ये देखना है कि हर डाटा एलिमेंट सिस्टम में एड्रेस्ड है, हर पॉसिबल इनपुट और हर जो आउटपुट आएगी वो सिस्टम में होनी चाहिए. आपने इसके अलावा लॉजिकली उसको नॉर्मलाइज करना है. अगर कोई इंसर्ट, डिलीट और अपडेट से रिलेटेड कोई एनॉमलीज हैं उनको आपने रिमूव करना है. और नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस ये बड़े इंपॉर्टेंट है. नॉर्मलाइजेशन क्या है, कैसे अगर टेबल नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं है उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसको अगली स्लाइड्स में देखेंगे. और फिजिकल डेटाबेस डिजाइन में आपने क्या किया कि जो आपने ऊपर लॉजिकल कन्वर्जन की थी, जो लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन थी, उसमें एंटिटीज को एक्चुअली आप रिलेशंस टेबल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स को आप एक्चुअली टेबल की फील्ड्स या टेबल्स के कॉलम बना रहे हैं. अब हम बात करते हैं कि टेबल्स कब नॉर्मलाइज नहीं हो सकते. एक एग्जांपल है, सबसे पहले हम यहां पे देख रहे हैं कि ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन है, ये एक नॉर्मलाइज टेबल है. क्यों? क्योंकि यहां पे आप देखेंगे कि कोई रिपीटेशन नहीं है. जो एम्प्लॉय आईडी ये प्राइमरी की है और प्राइमरी की में कोई रिपीटेशन नहीं है. 100, 140, 110, 190 और 150 ये एक दफा ही आ रहे हैं. सो देयर इज नो रिडंडेंसी. किसी भी रिकॉर्ड के अगेंस्ट आप देख लें, सो ये इसमें रिडंडेंसी नहीं है और एम्प्लॉय आईडी में कहीं पे कोई खाली रिकॉर्ड नहीं है. ठीक है. सो नॉट नल एंड नॉट रिडंडेंट ये अगर है तो आपका वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन है और ये फर्स्ट नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में आता है. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन. क्या कौन सा टेबल, कौन सा रिलेशन वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा? अभी आप एग्जांपल देख सकते हैं कि ये वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें रिपीटेशन है. टू एंटिटीज हैं सेम एम्प्लॉय के बारे में. एम्प्लॉय आईडी 100 भी सिम्पसन को रिप्रेजेंट कर और यहां पे अगेन सिम्पसन जो एम्प्लॉय नेम है वो 2 दफा रिप्रेजेंट हो रहा है. इसी तरह एम्प्लॉय आईडी 110 जो है वो 2 दफा रिप्रेजेंट हो रहा है. सो ये पुअरली स्ट्रक्चर्ड रिलेशन है. ऐसे पुअरली स्ट्रक्चर्ड रिलेशन को आप नॉर्मलाइज करते हैं. सो नॉर्मलाइज में अगर एक्चुअल डेफिनेशन की बात की जाए, सो कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स को सिंपल स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं. इसकी कई फॉर्म्स हैं. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और भी नॉर्मल फॉर्म्स हैं. सो आपने इसको जो है वो अकॉर्डिंगली देखना होता है. सो पर्पस हमारा ये है कि जो रिलेशंस वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है उनको वेल स्ट्रक्चर्ड किया जाए. जहां पे रिपीटेशन और रिडंडेंसी है उसको रिमूव किया जाए. सो आप देखते हैं कि आपका हर रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी हो, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी हो, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी हो और हायर नॉर्मल फॉर्म्स में भी होना चाहिए. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि यूनिक रोज होनी चाहिए, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए. प्रीवियस केस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं. कोर्स में डिफरेंट वैल्यूज जो है वो आ सकती हैं. सो अब इस केस में आपने क्या किया है, इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए आप इसको ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं. इसी तरह हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी है जिसमें हम फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करते हैं. थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है और इन चीज़ों की हम बात करते हैं. सो यू स्टार्ट विद द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. अगर आपका रिलेशनशिप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है उसके पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाया जाता है, फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाया जाता है और फिर हायर नॉर्मल फॉर्म्स में लाया जाता है. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यही जो हमारा रिडंडेंट टेबल था जहाँ पे रिडंडेंसी थी वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं था. सो हमने इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए इसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया 2 डिफरेंट टेबल्स में. अब ये एक टेबल 2 टेबल्स में डिवाइड हो गया है. 2 सेपरेट रिलेशनशिप्स बन गए हैं. यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं है, यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है. सो दिस इज आवर नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस. ईयर डायग्राम्स को रिलेशंस में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ईयर डायग्राम्स हमने बनाई थी. ईयर डायग्राम्स में हमारे एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई होते हैं, एंटिटीज होती हैं, एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स होते हैं. एट्रीब्यूट्स में से कोई एक एट्रीब्यूट यूनिक आइडेंटिफायर होता है. एंटिटीज दूसरी एंटिटीज के साथ रिलेशनशिप बनाती हैं. ये रिलेशनशिप मैंडेटरी भी होता है, 1 to 1 भी हो सकता है, 1 to many भी हो सकता है, ऑप्शनल भी हो सकता है और मैंडेटरी भी हो सकता है. ऐसी ईआरडीज अगर आपने बना ली हैं
अब आप इनको एक्चुअली रिलेशंस में, एक्चुअली टेबल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हमने देखा था। ये इसकी एग्जैक्ट एग्जांपल है। एक हमारे पास ईआर डायग्राम थी कस्टमर की, कस्टमर एक एंटिटी थी, इसके चंद एट्रीब्यूट्स हमने डिस्कस किए थे, कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस, उसका जिप कोड और उसका डिस्काउंट, और इसका यूनिक आइडेंटिफायर था कस्टमर आईडी। जब आप इसको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो एंटिटी नेम बिकम द नेम ऑफ द टेबल। जो 5 एट्रीब्यूट्स यहां पे थे वो यहां पे 5 फील्ड्स बन जाती हैं। जो यहां पे यूनिक आइडेंटिफायर था वो यहां पे प्राइमरी की बन जाती है। सो दिस इज हाउ सिंपली वी कैन कन्वर्ट एन ईआर डायग्राम इनटू अ रिलेशन। इसी तरह हमारी ईआर डायग्राम में रिलेशनशिप्स भी थे, जिससे मैंने पहले बात की, 1-to-1 रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, 1-to-many रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। अगर हम यहां पे एक एग्जांपल देखें, कस्टमर और ऑर्डर आपस में 1-to-many रिलेशनशिप के साथ हैं। अब अगर इस किस्म की ईआर डायग्राम को आपने कन्वर्ट करना है, सो आप क्या करेंगे, इसकी एग्जांपल को हमने यहां पर डिस्कस किया। एक आपने कस्टमर टेबल बना दिया, एक आपने जो है वो ऑर्डर टेबल बना दिया। आपने यहां पे क्या किया कि अगर इस रिलेशनशिप को शो करना है, 1-to-many के रिलेशनशिप को अगर शो करना है, सो यहां की प्राइमरी की, कस्टमर के टेबल की प्राइमरी की ऑर्डर के टेबल में एज अ फॉरेन की यूज होती है। सो the primary key of one table, if it is acting as a foreign key of as it is acting as a foreign key in the second table, it will represent 1-to-many relation. डिजाइन फेज में एक और एस्पेक्ट हमने डिस्कस की थी, एंड दैट इज डिजाइनिंग फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। फॉर्म्स और रिपोर्ट्स वो इंटरफेस हैं जहां पे एंड यूजर ने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है। फॉर्म्स में डाटा फिलअप करना है, रिपोर्ट्स में सिस्टम से डाटा कोई रिट्रीव करना है। सो ये प्योरली एक यूजर फोकस्ड एक्टिविटी है। यूजर ने फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को एक्सेस और यूज करना है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन डिजाइनिंग दैट। बेहतर यह है कि आप इसका प्रोटोटाइप बना लें और फिर वो यूजर को दिखा दें। लेकिन प्रोटोटाइप बनाने से पहले आप ये देखेंगे कि ये फॉर्म या रिपोर्ट यूज कौन करेगा। कंपनी का बॉस यूज कर रहा है, कंपनी का मैनेजर यूज कर रहा है, कोई एंड यूजर है वो यूज कर रहा है। जिस तरह अगर हम बात करते हैं कि हमने एक एडमिशन फॉर्म डिजाइन करना है, तो एडमिशन फॉर्म कौन यूज करेगा? वो स्टूडेंट यूज करेगा जो कि एडमिशन सीख कर रहा है, एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा है। इसको किसी इंस्ट्रक्टर ने यूज नहीं करना, इसलिए उस स्टूडेंट को जहन में रख के हम ये फॉर्म डिजाइन करते हैं। उस फॉर्म या रिपोर्ट का पर्पस क्या है ये जरूर पता होना चाहिए। आपने उससे कुछ इंफॉर्मेशन लेकर सेव करना है, और फिर या कोई अगर रिपोर्ट की बात करें तो कोई जो सेव्ड डाटा है उसमें से कुछ आपने रिपोर्ट आइडेंटिफाई करनी है। ये रिपोर्ट कौन यूज करेगा, रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या होंगे, इस फॉर्म और इस रिपोर्ट को क्या किसी एक स्पेसिफिक पर्सन ने यूज करना है, किसी स्पेसिफिक रोल ने यूज करना है, या कई लोग इसको यूज कर सकते हैं। अगर रिपोर्ट की बात करें, अगर हम ये देखना चाहते हैं, एक रिपोर्ट है एक इंस्ट्रक्टर ने जनरेट की कि मेरे कोर्स बिजनेस सिस्टम डेवलपमेंट में कितने लोगों ने जो है वो ए ग्रेड लिया है। अब ये रिपोर्ट इंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकता है, ये रिपोर्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भी वो भी यूज कर सकता है। सो आपने ये रोल्स भी देखने होते हैं। सो अकॉर्डिंगली आप फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स बनाते हैं। प्रोटोटाइपिंग जैसा मैंने कहा कि एक बड़ा अच्छा तरीका है, चूंकि यूजर जिसने इस्तेमाल करना है आप उसको जहन में रख के बना रहे हैं, इसलिए बेहतर है कि एक प्रोटोटाइप बना के उसको दिखा दें कि दिस इज हाउ योर फॉर्म इज गोइंग टू लुक लाइक इफ ही लाइक्स इट, इफ ही इज एग्रीड दैट हिज रिक्वायरमेंट इज बीइंग फुलफिल्ड इन दिस पर्टिकुलर प्रोटोटाइप। आप उसी प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंगली उसको इंप्लीमेंट भी कर देते हैं। इफ ही और शी सजेस्ट सम चेंजेस, उन चेंजेस को आप इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। सो इफ चेंजेस आर रिक्वेस्टेड आप उसको रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, रीवैल्यूएट कर लेते हैं, रीफॉर्म कर लेते हैं उस वक्त तक जब तक कि आपका प्रोटोटाइप यूजर एक्सेप्ट नहीं कर लेता। हमारे पास एक ये एग्जांपल है एक फॉर्म की, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये फॉर्म है जो कि कस्टमर से कुछ इनपुट ले रहा है। यहाँ पे नेम्स हैं, फिर यहाँ पे बटन्स हैं, बटन्स जो हैं वो उन पर टैगिंग हुई है या उन पर लेबल लगे हुए हैं। सो ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर्म है जो कि विजुअल बेसिक में बना हुआ है। कुछ और भी गाइडलाइंस हैं फॉर्म्स और रिपोर्ट बनाने के लिए। मीनिंगफुल टाइटल्स होने चाहिए, यूजफुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लेआउट बैलेंस होना चाहिए, स्पेसिंग, मार्जिन्स, लेबल्स ये ठीक होने चाहिए,
इजी नेविगेशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पता ना हो कि इस फॉर्म के बाद या इस इंटरफेस के बाद आपने कहाँ जाना है, बैक जाना है, फॉरवर्ड जाना है, मूव करना है। जिसकी एग्जांपल हम इस केस में देख सकते हैं कि ये एक फॉर्म है या ये एक आप देख सकते हैं कि ये पूरी डिजाइन फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसका टाइटल वेग है, कस्टमर इंफॉर्मेशन। कस्टमर, कौन से कस्टमर की इंफॉर्मेशन? करंट कस्टमर की, नए कस्टमर की इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन है, कस्टमर के बैलेंसेस की इंफॉर्मेशन है। इस फॉर्म के बाद आप अगले फॉर्म पर कहां जाएंगे? कोई नेविगेशन इंफॉर्मेशन नहीं है। ये सारी चीजें क्या बता रही हैं? समरी कोई नहीं है। इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन टू टाइट है, टाइटली टुगेदर है, सो ये एक पुअरली डिजाइन फॉर्म है। इसी फॉर्म को अगर हम देखें सो ये यहां पे एक बेहतर तौर पर डिजाइन है। पहले तो देखें तो ये टाइटल रिफाइंड है, ये बता रहा है डिटेल कस्टमर अकाउंट इंफॉर्मेशन है। सिंपली कस्टमर इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि कस्टमर इंफॉर्मेशन में तो उसका घर का एड्रेस और उसकी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन भी आ सकती है। ये उसकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन है। इसका टाइटल क्लियर है, ये बैलेंस्ड है, मार्जिन्स हैं, यहाँ पे नेविगेशन भी इजी है। आप हेल्प मेन्यू में जाएं, आप स्क्रीन पे जाएं, आप एग्जिट करें, नेविगेशन है, आपकी यहाँ पे समरीज हैं, आपकी यहाँ पे चीजें ज्यादा बेहतर तौर पर डिजाइन है। इसी तरह एक अगर हम हेल्प स्क्रीन की बात करें सो ये पूरी डिजाइन हेल्प स्क्रीन है। क्यों? आप देख सकते हैं कि टाइटल भी वेग है, फिक्स्ड अपर केस लेटर है, पैराग्राफ स्पेसिंग नहीं है। अगर इसको रीड आउट भी कोई करना चाहे उसको रीड नहीं किया जा सकता, सिंगल स्पेसिंग है। हालांकि इसी को अगर आप एक बेहतर शक्ल देना चाहें सो ये बेहतर है, क्योंकि टाइटल भी क्लियर है, रीडेबल भी है, आपने कैटेगराइज कर लिया है, नेविगेट आप कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन रिफाइन योर फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। टेबल की बात करें सो ये टेबल पूरी डिजाइन है। रीजन बीइंग के न्यूमेरिकल डेटा जो है वो लेफ्ट अलाइन है, लेफ्ट जस्टिफाइड है। हालांकि जब भी आप न्यूमेरिकल डेटा लिखते हैं, स्पेशली जब इफ इट रिलेट्स टू द मनी, सो आप इसको राइटली जस्टिफाई करते हैं। सिंगल कॉलम है, कॉलम इनके कोई लेबल नहीं है। अब ये नहीं पता चल रहा कि ये 22,000 ये डॉलर्स है, ये रुपीज हैं, ये द अमाउंट टू बी पेड है, ये क्या चीज है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ पूरली डिजाइन टेबल। इसी को अगर आप रिफाइन करें बेहतर तरीके से, इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें प्रॉपर लेबल्स हैं, कॉलम्स पर जो है वो प्रॉपर टाइटल्स हैं, डाटा टाइप्स हैं, न्यूमेरिक डाटा जो है वो राइटली जस्टिफाइड है। आप देख सकते हैं कि यहां से ये लाइन में है। सो ये बड़ा अच्छा है। इसी तरह नेविगेशन इंफॉर्मेशन है। सो ये उसी टेबल का इंप्रूव्ड डिजाइन है। आप जब इंटरफेस डिजाइन कर रहे हैं सो आपने इस चीज को जहन में रखना है कि यूजर जो है वो कितना इजीली इसको यूज कर सकता है, कितना कन्वीनियंटली इसको यूज कर सकता है। सो यूजेबिलिटी को आप कैसे इवेल्युएट करेंगे, यूजेबिलिटी आप कैसे बढ़ा सकते हैं, एंड यूजर कितना कंफर्टेबली इसको यूज कर सकता है, उसके लिए कुछ मेथड्स हैं। जैसे कि टाइम टू लर्न, उसको सिस्टम को यूज करने में कितना टाइम लगेगा, स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस, काम निकालने में उसको कितना टाइम लग रहा है, एरर्स कितने वो कर रहा है। सिस्टम के मैं एरर्स की बात नहीं कर रहा, वो कितने एरर्स कर रहा है, क्योंकि वो सिस्टम को समझा नहीं है इसलिए वो एरर्स कर रहा है, और सेटिस्फाइड वो हुआ है यूज करने के बाद या नहीं। सो यूजेबिलिटी को आप इन तरीकों से इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि स्मार्टफोन की कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुई हैं, जैसे कि टेम्पल रन, जैसे कि फ्लैपी बर्ड्स, जैसे कि एंग्री बर्ड्स। ये क्यों मशहूर हुई हैं? क्योंकि इनकी यूजेबिलिटी बहुत आसान है। एक 3 या 4 साल का बच्चा भी जो है वो ये गेम्स खेल सकता है। ठीक है, इसको लर्निंग टाइम बहुत कम है। सिर्फ जो है वो आप चंद स्वाइप से, लेफ्ट स्वाइप, राइट स्वाइप, अपर और डाउन से आप पूरी गेम सीख सकते हैं। बाकी आपकी इंटेलिजेंस है कि आप कितनी अच्छी गेम खेलते हैं। सो परफॉर्मेंस आप उसमें देख सकते हैं। एट द एंड आप सेटिस्फाई हैं, इसलिए आपने उस गेम को अपने पास इंस्टॉल रखे हुए और आप बार बार खेलते हैं। आपने ऐसी कई गेम्स देखी होंगी जिनको आप इंस्टॉल करते हैं और आप फौरन ही एक दफा खेलने के बाद आप डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि या आपको समझ नहीं आ रही, या उसका इंटरफेस ब्यूटीफुल नहीं है, या उसमें और मसले मसाइल हैं। सो जब भी आप किसी चीज की यूजेबिलिटी इवैल्यूएट करना चाहें, दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड बी कंसिडर। हम अगर अपने डेटाबेस की बात कर रहे हैं या हम अपने बिजनेस सिस्टम की डिजाइन की बात कर रहे हैं, सो हम भी उसको मुख्तलिफ तरीकों से इवैल्यूएट कर सकते हैं, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। हमारे अक्सर बिजनेस सिस्टम्स जो हैं वो वेब बेस्ड हो सकते हैं। वेब बेस्ड सिस्टम्स के जो एरर्स हैं वो कंपैरेटिवली डिफरेंट होते हैं, क्योंकि आपके
आपने नॉन स्टैंडर्ड विजेट्स यूज़ किए हैं, या उस पर बार बार उन वेबसाइट्स पे एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं, या कोई पुरानी टेक्नोलॉजी आपने यूज़ की है, या कोई लूपिंग एनिमेशन चल रही है, कोई इंफॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड की है, वो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं या वो ईमेल एड्रेसेस हैं, वो आउटडेट हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, डाउनलोडिंग के टाइम्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, फिक्स्ड फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, लॉन्ग पेजेस हैं, ठीक है। सो ये सारे मसले मसाइल हैं। इसके मुकाबले में अगर आप कोई वेब सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, वेब बेस्ड सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं, सो कोशिश करें कि इनमें से कोई एरर ना हो। आप जानते हैं कि गूगल कितना फेमस सर्च इंजन है। गूगल का जो वेरी फर्स्ट पेज है, यू विल सी कि वो कितना सिंपलिस्टिक है। उसमें कोई थीम नहीं है, उसमें कोई बैकग्राउंड कलर्स नहीं है, उसमें कोई हैवी इमेजेस लोड नहीं हो रहे। रीजन यही है कि ये सर्च इंजन सबसे पहले किसी ने जो भी चीज सर्च करनी है, ये इंटरफेस आएगा तो इसको क्विक होना चाहिए, इसमें कोई लूपिंग एनिमेशंस नहीं होनी चाहिए, ताकि यूजर जो है वो इसको डाउनलोडिंग के इंतजार में कहीं ना पड़ जाए। वरना गूगल चाहे तो अपनी ढेर सारी एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी उस फ्रंट पेज पे, उस मेन पेज पे रख सकता है, लेकिन ये पुअर डिजाइन में आएगा, और चीजें अगर पुअरली डिजाइन है तो लोग उसको इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। सो ये कॉमन एरर्स हैं। अगर इफ यू आर डेवलपिंग अ वेब बेस्ड business system, so you should avoid these types of errors. Good web design practices भी क्या हो सकती हैं कि लाइट वेट ग्राफिक्स रखें, कोई हैवी वेरी हाई रेजोल्यूशन इमेज ना रखें, क्योंकि वो डाउनलोड होते होते टाइम ले लेगा और आपका यूजर जो है वो लाइकली है कि उस पेज को क्लोज करके कोई किसी और वेबसाइट को ओपन कर ले। इसी तरह फॉर्म्स और डाटा की इंटेग्रिटी रखें। ऐसा ना हो कि आप जो वेबसाइट बना रहे हैं, कुछ पेजेस जो हैं वो उस पे साइज, फॉन्ट का साइज एक हो, फॉन्ट का स्टाइल डिफरेंट हो दैन कंपेयर टू अदर पेजेस। टेम्पलेट्स को प्रेफरेबली यूज करें, और बेहतर यह है कि आप इजी इंटरफेस जो है वो रखें ताकि यूजर उसको यूज करने में बेहतर तौर पर कंफर्टेबली उसको यूज कर सके। इसी तरह हम डिजाइन की जब बात करते हैं तो बास सिस्टम में आपको इंटरफेस या डायलॉग भी जो है डिजाइन करना पड़ता है, इंटरफेस डिजाइन करना पड़ता है। बैकएंड पे हमने डेटाबेस की डिजाइनिंग की बात कर ली, अब हम फ्रंट एंड पे एंड यूजर कैसे उस सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करेगा उसको देखते हैं। इसमें लेआउट्स हैं, टेक्स्ट कैसे डिस्प्ले होगा, टेबल्स कैसे डिस्प्ले होंगे, विजेट्स कैसे डिस्प्ले होंगे। अगर आप डाटा एंटर कर रहे हैं तो टैब ऑर्डर क्या होगा। बाज़ औक़ात आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, सो आपने फॉर्म यहां पे क्लिक किया और उसके बाद आपको दोबारा अगला फॉर्म का फील्ड फिलअप करने के लिए आपको उसमें क्लिक ना करना पड़े, बल्कि कीबोर्ड से ही आपने अगर टैब का बटन दबाया सो वो एक टेक्स्ट के बाद दूसरे टेक्स्ट में जो है वो चला जाए। सो ये टैब ऑर्डर ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इनपुट को आप कंट्रोल करें, फीडबैक दें। फीडबैक देना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूजर ने ढेर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके वो फॉर्म फिलअप किया, जब उसने सेव का बटन दबाया उसको कोई फीडबैक नहीं मिल रहा, ना ही ये पता चला कि उसकी इंफॉर्मेशन सेव हुई है या नहीं हुई, नहीं ये पता चला कि कोई एरर मैसेज है। सो उसको फीडबैक जरूर दें। इफ हिज और हर रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड, ये मैसेज आना चाहिए, थैंक यू योर रिकॉर्ड हैज बीन सेव्ड। अगर कोई एरर मैसेज है तो उसको हाईलाइट करें कि यहां पे इस पर्टिकुलर जगह पे एरर मैसेज है। वार्निंग है तो वो दें, कोई प्रॉम्प्ट करना है तो वो दें। और इस तरह डायलॉग सीक्वेंसिंग ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम डिजाइन स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें, डिजाइन स्पेसिफिकेशन की अगर हम आउटपुट और डिलीवरेबल्स की बात करें, आउटकम्स की बात करें, सो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। वी हैव टू कंसिडर कि जो भी चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हैं, इंटरफेस हैं, उनके नेम्स होने चाहिए, यूज़र को जहन में रख कर बताएं वो क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है। इंटरफेस अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन क्या है, ये सारी प्रैक्टिसेस जो है वो आप जहन में रखें। इसी तरह इंटरफेस डायलॉग डिज़ाइन की जो स्पेसिफिकेशन है, मल्टीपल फॉर्म्स और डायलॉग्स को अगर आप बना रहे हैं उसकी सीक्वेंस स्पेसिफिकेशंस हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, which is a deliverable, which is an outcome for the design phase. जब आप डिजाइन फेज की बात करते हैं so you have to consider the interface design as well. इंटरफेसेस आपके कई किस्म के हो सकते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस भी हो सकता है, मेन्यू बेस्ड भी हो सकता है, फॉर्म्स भी हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड भी हो सकता है, नेचुरल लैंग्वेज भी हो सकती है। सो these are all the possible ways through which the end user will be interacting with the system that you are going to develop. So हमने डिजाइन
डेटाबेस डिजाइन देख लिए, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स डिजाइन देख लिए, डायलॉग्स देख लिए। अब हम फाइनलाइजिंग डिजाइन स्पेसिफिकेशन। ऑब्वियसली यहाँ पे जो चीजें आप फाइनलाइज कर रहे हैं वो एज इट इज इंप्लीमेंट होंगी। सो इनको आप जो है वो एक दफा टेस्ट कर रहे हैं कि कहीं पे कोई एरर, कोई मसले मसाइल तो नहीं है। सो आप अपने डिजाइन की वैलिडेशन टेस्टिंग कर रहे हैं। आपकी टेस्टिंग एनालिसिस फेज में भी हो सकती है, जो एनालिसिस आपने किया उसकी टेस्टिंग, आपकी टेस्टिंग डिजाइन फेज पे जो डिलीवरेबल और आउटकम आए हैं उसकी भी टेस्टिंग कर सकते हैं। इस तरह अगर आपने इंप्लीमेंटेशन और कोडिंग की, आप अपने कोड की टेस्टिंग कर सकते हैं। सो टेस्टिंग आप अपने डिजाइन फेज की कर रहे हैं। कोई अगर कंपोजिशंस हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं, रेंजेस हैं, सेल्फ चेकिंग डिजिट्स हैं, सो मुख्तलिफ तरीकों से आप अपने डिजाइन में ये चीजें चेक कर रहे हैं कि ये सारी एड्रेस्ड हैं या स्पेसिफाइड हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि नेम की लेंथ जो है वो 20 कैरेक्टर्स होनी चाहिए और वो कैरेक्टर टाइप डाटा होना चाहिए उसका। सो ये आपने टेस्ट किया। डेट ऑफ बर्थ को आपने उसके फॉर्मेट या उसका जो डाटा टाइप है वो आपने चेक की। ये सारी चीजें आप चेक करते हैं। जैसे हमने पहले बात की कि फीडबैक मैसेजेस जरूर होने चाहिए। लेट्स से यूजर को इन्फॉर्म रखें कि उसके डाटा के साथ क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, अगर वो डाटा को फॉर्म फिलअप करे, उस फॉर्म के 5 पेजेस हैं और वो पहले पेज के बाद दूसरे पेज पे गया है, तो उसको बताएं कि यस यू हैव सेव्ड फर्स्ट पेज, नाउ यू आर मूविंग टू द सेकंड पेज। ठीक है, इस तरीके से उसको इन्फॉर्म रखें। लेट्स से अगर वो कोई डाउनलोडिंग कर रहा है तो उसको बताएं कि योर मतलब योर डाउनलोड इज या योर रिक्वेस्ट बीइंग प्रोसेस्ड, प्लीज वेट। ठीक है, अक्सर हमने देखा है हम वेब पेजेस खोलते हैं या अपने स्मार्टफोन की ऐप कोई खोलते हैं तो वो लोडिंग लिखा आ रहा होता है, वो स्टेटस इंफॉर्मेशन है, वो उससे हमें पता चलता है कि चीजें कैसे हो रही हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज या अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, सो वो विंडोज का लॉगो जो है वो या मूव कर रहा है या कोई बार शो हो रही है, इसका मतलब यह है कि देयर इज सम एक्टिविटी गोइंग ऑन। ठीक है, सो आपने उसको इन्फॉर्म रखा है। कहीं पर अगर यूजर गलती कर सकता है या इनपुट की कोई स्पेसिफिक टाइप है उसको प्रॉम्प्ट करें, कहीं उस पर एरर की है तो उसको वार्न करें, एरर मैसेज स्पेसिफाई करें, हाईलाइट करें। हेल्प देना ये बड़ा जरूरी है। जब भी आप हेल्प देना चाहें तो यू हैव टू प्लेस योरसेल्फ इन यूजर व्हेन डिजाइनिंग द हेल्प। हेल्प मेन्यू जरूर होते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करें उसमें हेल्प मेन्यूज जरूर होते हैं। आप वेबसाइट्स पे देखें उसमें भी हेल्प मेन्यूज होंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करें उसमें भी हेल्प मेन्यूज हैं, आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज करें उसमें भी हेल्प मेन्यूज हैं, आपने की स्मार्टफोन की अगर एप्स हैं उसमें भी हेल्प मेन्यूज हैं। सो हेल्प मेन्यूज को जरूर जो है वो अपने सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट किया जाता है और इसको भी डिजाइन किया जाता है। हेल्प मेन्यूज हेल्प अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, सिंपल होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और लेट्स से कुछ एनिमेशंस के थ्रू या जो है वो कुछ ग्राफिक्स के थ्रू आप बता सकते हैं कि सर्टेन काम कैसे परफॉर्म होगा। डायलॉग डिजाइन के लिए अगेन कंसिस्टेंटली रखें, शॉर्टकट्स और सीक्वेंस का ख्याल रखें, फीडबैक्स दें, कोई चीज अगर फिनिश हो गई है उसको क्लोज करें, इजी बनाएं, एरर हैंडलिंग का उसमें प्रॉपर तरीका हो। अगर आपने एक चीज फॉरवर्ड मूव की है तो बैकवर्ड का भी उसमें जो है वो कोई ऑप्शन होनी चाहिए। लेट्स से जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी कि आपने एलएमएस में देखे, आपने अगर कोई असाइनमेंट अपलोड की है, ठीक है, और देन यू रियलाइज्ड कि ये असाइनमेंट आपने रॉन्ग फाइल अपलोड कर दिया है, सो यू शुड बी एबल टू रिवर्स दिस एक्शन। सो आप उसको डिलीट करके नई जो फाइल है या जो एक्यूरेट फाइल है वो आप अपलोड करने के काबिल हो सकें। डायलॉग्स के लिए आप डायग्राम्स यूज कर सकते हैं। फॉर्मल मेथड फॉर डिजाइनिंग एंड रिप्रेजेंटिंग ह्यूमन कंप्यूटर डायलॉग्स यूजिंग बॉक्स एंड लाइन। आप इस किस्म की डायग्राम्स को यूज कर सकते हैं जिसमें आप यहाँ पे उस डायलॉग का नंबर लिखेंगे, मिडल में उसकी स्पेसिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और वो किसको रेफर कर रहा है या आगे क्या सीक्वेंस होगी, ये आप यूज कर सकते हैं। आप अगर डिजाइन कर रहे हैं एक बिजनेस सिस्टम और उस बिजनेस सिस्टम की टाइप जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ठीक है, वो इंटरनेट या वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होगा या वो इंटरनेट बेस्ड सिस्टम होगा। कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि सिर्फ एक सर्टेन लोकेशन पर स्पेसिफिक हैं। कई ऐसे बिजनेस सिस्टम्स हो सकते हैं जिनकी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं। लाइक उसके कुछ लोग जो है वो साइट ए पे बैठे हैं एक सिटी में, कुछ लोग उसी सिस्टम को साइट बी जो कि दूसरी लोकेशन है वहां से एक्सेस कर रहे हैं। सो अगर आप ऐसे सिस्टम बना रहे हैं सो आपको कुछ मजीद चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ जो कॉमन चीजें हैं जैसे कि इंटरफेस डिजाइन, डेटाबेस डिजाइन, बाकी चीजें वो तो आप इसी तरह ख्याल रखेंगे, लेकिन आपने कुछ मजीद चीजों का ख्याल रखना है जैसे कि मल्टी लोकेशन डिप्लॉयमेंट।
ठीक है। इसी तरह आपको उसको फेलियर फ्री रखना है। इसी तरह आपको इंश्योर करना है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिजाइन जो है वो रिलायबल भी हो, वो अवेलेबल भी हो, सर्वाइवेबल भी हो और वो परफॉर्मेंस भी आपकी दे। सो ये 4 पैरामीटर्स हैं जिनको कंसिडर करते हुए, जिनको जहन में रखते हुए आप किसी डिस्ट्रीब्यूटेड बिजनेस सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं। यहां पे डिलीवरेबल्स और आउटकम इस डिजाइन के क्या होंगे, आप हर साइट की डिस्क्रिप्शन दें कि इस साइट पर कौन से लोग बैठे हैं, कौन से यूजर्स बैठे हैं, वो किस किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और उनका इंटरफेस क्या होगा। इस साइट पर कितने लोग बैठे हैं, उनका इंटरफेस क्या होगा और वो किस किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करें। यहां से जो डाटा आएगा वो कहां पे सेव होगा, लोकली सेव हो रहा है या किसी सेंट्रलाइज लोकेशन पर सेव हो रहा है, बिजनेस प्रोसेस जो सेट हो रहे हैं या रिट्रीव हो रहे हैं, अल्टरनेटिव अगर कोई स्ट्रक्चर्स हैं। हर बिजनेस साइट की अलग से नीड्स हो सकती हैं, उनको स्पेसिफाई करें और उनको एड्रेस करें। हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स भी हो सकते हैं जिसमें क्लाइंट्स हैं और बाकी जो है वो आपके पास डिफरेंट क्लाइंट्स हैं और एक सर्वर है। ऐसे अगर सिस्टम बना रहे हैं तो इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसानात भी हैं। फायदे ये हैं कि आपका प्रोसेसिंग जो है, डाटा की स्टेविंग या प्रोसेसिंग जो है वो क्लोज टू द डाटा सोर्स हो रही होती है, जिसकी वजह से रिस्पांस टाइम इंप्रूव है, नेटवर्क के रिसोर्सेज पर जो लोड है वो रिड्यूस हो जाता है, GUIs जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। सो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर डिफरेंट साइट्स की बात करें और क्लाइंट की बात करें और क्लाइंट लोकली कुछ भी नहीं कर रहा बल्कि उसको सारी चीजें सर्वर पर आके करनी पड़ रही हैं, सो माइग्रेशन जो है ये थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, कंपैटिबिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं। और ऐसे सिस्टम को डिजाइन करने के लिए हमारे पास टूल्स लिमिटेड हैं और हम परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर नहीं कर सकते। सो इन चीजों को कंसिडर करेंगे ताकि क्लाइंट सर्वर, अगर आप एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसका आर्किटेक्चर क्लाइंट सर्वर बेस्ड है, सो दीज आर गोइंग टू बी सम ऑफ द एस्पेक्ट्स दैट यू शुड आल्सो टेक इनटू अकाउंट। हमारे पास कुछ 3 टियर्ड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स भी हैं, जैसे कि कुछ हमारे पास डिस्टिंक्ट एप्लीकेशंस हैं, डाटा मैनेजमेंट टाइप की, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस की, कुछ हमारे पास मिडलवेयर्स हैं और कुछ हमारे पास एप्लीकेशन सर्वर्स हैं। सो कुछ डायरेक्ट एप्लीकेशंस हैं, कुछ मिडलवेयर्स हैं और कुछ एप्लीकेशन सर्वर्स हैं। सो अगर आप क्लाइंट सर्वर की बात करें तो फर्दर इनमें देखें कि ये किस कैटेगरी में फॉल करें और अकॉर्डिंगली जो भी डिजाइन डिटेल्स है उनको अप्लाई किया जा सकता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स की मुख्तलिफ अदर फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, रिमोट प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, रिमोट डाटा मैनेजमेंट भी हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन भी हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस भी हो सकती है और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग भी हो सकती है। सो ये किसी भी बिजनेस सिस्टम में इनमें से कोई एक आर्किटेक्चर आप यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि चीजें सेंट्रलाइज्ड हैं लेकिन उनका इंटरफेस डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशन पर है, ठीक है। रिमोट प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आप रिमोटली उनको एक्सेस कर रहे हैं। रिमोट डाटा मैनेजमेंट का मतलब ये कि चीजें स्टोर यहां पर हैं लेकिन आप उनको मैनेज किसी दूसरी लोकेशन से कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस की बात करें, सो डेटाबेस किसी एक जगह पर नहीं है बल्कि साइट ए पर उसके डेटाबेस का कुछ पोर्शन सेव है, साइट बी पर कुछ और पोर्शन सेव है, सो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है। और प्रोसेसिंग की बात करें, सो अगर डेटाबेस एक जगह पर है तो प्रोसेसिंग भी यहां पर हो रही है। अगर डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड जगह पर है, लेट्स से हम कहते हैं कि एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, एम्प्लॉय की कुछ इंफॉर्मेशन एक साइट पर है, कुछ उसकी इंफॉर्मेशन दूसरी साइट पर है, ठीक है। तो अगर एक कोई ऐसी क्यूरी आ गई सो उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, ये यहां से भी कुछ डाटा चाहिए, यहां से भी कुछ डाटा चाहिए, सो ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होगी। सो अगर आप एक ऐसा बिजनेस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसका आर्किटेक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो वो इनमें से इन 6 आर्किटेक्चर्स में से कोई एक आर्किटेक्चर फॉलो कर सकता है। इसी तरह आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इंटरनेट बेस्ड भी हो सकते हैं। इंटरनेट बेस्ड सिस्टम्स बड़े इंपॉर्टेंट है और आजकल हम देख सकते हैं कि मोस्टली चीजें जो है वो इंटरनेट के थ्रू हो रही हैं। यहां पर भी आपको जो कॉमन डिजाइन कंसिडरेशंस हैं जो कि सिंगल लोकेशन की हैं वो तो आप कंसिडर करेंगे ही, लेकिन कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी आप कंसिडर करेंगे। स्पेशली जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, सर्वाइवेबिलिटी और परफॉर्मेंस, दीज आर 4 main issues that you must ensure for the internet based systems. जब आप इंटरनेट बेस्ड सिस्टम की बात करते हैं तो यहां पे प्रॉब्लम्स स्लाइटली डिफरेंट है। सबसे पहले यहां पे स्टैंडर्ड्स के इश्यूज हैं, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे सो आपकी चीजें, आपका सॉफ्टवेयर, आपका बिजनेस सिस्टम
हर कहीं से एक्सेसिबल होगा। जिसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि अगर मैं अपनी ईमेल एक्सेस करना चाहता हूं याहू ईमेल से, तो वो मैं अपने लैपटॉप पर भी देख सकता हूं, वो अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पर भी देख सकता हूं, मैं अपने स्मार्टफोन पर भी देख सकता हूं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉलो किए गए हैं। मेरा स्मार्टफोन भी वही स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है जो कि मेरा लैपटॉप फॉलो कर रहा है, और वही स्टैंडर्ड मेरा डेस्कटॉप भी फॉलो कर रहा है। यही वो रीजन है जिसकी वजह से मुझे अपनी ईमेल एक्सेस करना किसी भी प्लेटफॉर्म पर आसान है। इसी तरह अगर आप स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो चीजें आसान हैं। आपको बाकी कुछ चीजें हैं उनको भी कंसिडर करना पड़ता है। फ्यूचर रिवोल्यूशन है, साइट कंसिस्टेंसी है, ऑनलाइन डाटा मैनेजमेंट है। सो इफ यू आर डिजाइनिंग एन इंटरनेट बेस्ड सिस्टम, दीज आर अदर कंसर्न दैट यू मस्ट ऑल्सो कंसिडर। इंटरनेट बेस्ड सिस्टम की भी मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं, जैसे कि इंटरनल प्रोसेसिंग भी हो सकती है। बाज बिजनेस टू बिजनेस है, बाज बिजनेस टू कंज्यूमर है, बाज कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। जैसे अगर हम OLX की बात करें तो OLX पे एड्स अपलोड करने वाले भी कंज्यूमर हैं, और एड्स को देखने वाले, चीजें बेचने वाले भी कंज्यूमर्स हैं, चीजें खरीदने वाले भी कंज्यूमर्स हैं। इसी तरह बाज ऐसी वेबसाइट है जहां पे होलसेलर्स बैठे हैं, eBay या Amazon वगैरह की एग्जांपल करें, ठीक है। सो बिजनेस, वो बिजनेस टू बिजनेस भी डील करते हैं, बिजनेस टू कस्टमर भी डील करते हैं। सो मुख्तलिफ टाइप्स हैं। आप देखेंगे कि आप जो इंटरनेट बेस्ड सिस्टम बना रहे हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। इसी तरह जैसा हमने बात की कि स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना बड़ा जरूरी है। कुछ जो स्टैंडर्ड्स हैं जैसे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये आप फॉलो करते हैं। HTTP है जो कि आप कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन है, ये आप यूज करते हैं। HTML है, वेब बेस्ड कंटेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक स्टैंडर्ड है। सो इफ यू आर डेवलपिंग अ सिस्टम दैट इज गोइंग टू बी एन इंटरनेट बेस्ड बिजनेस प्रोसेस, सो यू मस्ट हैव टू फॉलो दीज स्टैंडर्ड्स। इसके बाद हमारा इंप्लीमेंटेशन फेज आता है। इंप्लीमेंटेशन फेज इज इटसेल्फ कंप्राइज्ड ऑफ 6 मेजर एक्टिविटीज like coding, testing, installation, documentation, training and support. So implementation में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। So जो चीज़ें आपको डिज़ाइन फेज से हासिल हो गई थी, डिज़ाइन स्पेसिफाई हो गया था, क्लासिफाई हमने कर दिया था कि क्लाइंट सर्वर बेस्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग है या इंटरनेट बेस्ड है, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है, वो हमने सारी चीज़ें डिज़ाइन फेज में स्पेसिफाई कर दी थी। फॉर्म्स और रिपोर्ट्स डिजाइन कर लिए थे, डायलॉग स्पेसिफाई कर दी थी, सीक्वेंसिंग बता दी थी, एरर टाइप्स बता दी थी। अब हम एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट, उसको प्रोग्राम या उसको कोड करने जा रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज में। यहाँ पे जैसे हमने बात की, डिजाइन स्पेसिफिकेशंस को अब आप एक्चुअली वर्केबल और रिलायबल सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ आउटपुट्स हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि मेजर एक्टिविटीज जिनका हमने जिक्र किया है, कोडिंग, टेस्टिंग वगैरह वगैरह। कोडिंग में अगेन द फिजिकल डिजाइन स्पेसिफिकेशन आर कन्वर्टेड इनटू अ वर्किंग कंप्यूटर कोड। जब पूरा कोड हो गया फिर आप टेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो आपने कोड किया इसमें कोई एरर्स तो नहीं है। इसका सिंटैक्स भी आप टेस्ट कर सकते हैं, इसका आप लॉजिक भी टेस्ट कर सकते हैं, इसको आप मैनुअली भी टेस्ट कर सकते हैं, इसको आप ऑटोमेटिकली भी टेस्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग, कोड खत्म होने के बाद भी टेस्टिंग परफॉर्म की जा सकती है, कोडिंग के फेज के साथ साथ भी टेस्टिंग परफॉर्म की जा सकती है। जिससे मैंने पहले भी बात की कि नॉट नेसेसरली कि आप टेस्टिंग सिर्फ कोड को करें, बल्कि आप अपने एनालिसिस फेज को भी टेस्ट कर सकते हैं, आप अपने डिजाइन फेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। वंस यू हैव कोडेड द सिस्टम, वंस यू हैव टेस्टेड all the bugs, errors have been addressed and removed, the system is now in fully functional form, then you have to install the system in the actual environment. So you go for the third activity, that is installation. So current system जो चल रहा था उसको replace किया नए system से। कोडिंग फेज की अगर बात करें तो डिलीवरेबल्स क्या हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली एक कंप्यूटर कोड, प्रोग्राम कोड और डॉक्यूमेंटेशन, ये डिलीवरेबल है। टेस्टिंग फेज के डिलीवरेबल्स में हमारे पास टेस्ट सिनेरियो है, टेस्ट डाटा है, टेस्ट प्लान है, कब टेस्ट करना है, कौन टेस्ट करेगा, टेस्टिंग कब से शुरू होगी, कब खत्म होगी, स्केड्यूल क्या है, रिजल्ट्स क्या आए हैं, टेस्ट पास हुआ है, टेस्ट फेल हुआ है, नए एरर्स हाईलाइट हुए हैं। सो दीज आर दी डिलीवरेबल्स फॉर द टेस्टिंग फेज। इंस्टॉलेशन फेज के कई डिलीवरेबल्स हैं, यूजर गाइड्स हैं, यूजर ट्रेनिंग प्लान है। आपने नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, यूजर को भी ट्रेन करना है, नॉट नेसेसरली
आप एज्यूम न करें कि यूजर ऑटोमेटिकली इसको सीख जाएगा, बल्कि आपको उसको ट्रेन करना है। इसी तरह जब आप नया सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप डेवलपर्स टीम के कुछ लोग नए सिस्टम नए प्रेमिसेस में जाकर और इंस्टॉलेशन शुरू कर दें, बल्कि आप उनसे कस्टमर साइड से या अपने क्लाइंट से टाइम लेते हैं, उनको बताते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक नए सिस्टम की इंस्टॉलेशन होगी। अगर उसके लिए कोई हार्डवेयर रिक्वायर्ड है, अगर उसके लिए कोई मजीद ऐसी चीज़ें रिक्वायर्ड है, पहले से आप अकॉर्डिंगली आप प्लान करते हैं। अगर साइट को रीमॉडल करना है, रीमॉडलिंग से मुराद ये है कि कोई नक्शे में कोई चीज़ चेंज करनी है, कोई लेट से पहले किसी छोटी सी जगह को सर्वर रूम बनाया था, अब चूंकि हार्डवेयर मजीद आ रहा है, आपको बड़ी स्पेस चाहिए, बड़े रूम को अब आप सर्वर रूम डिक्लेयर कर रहे हैं। दीज आर दी डिलीवरेबल्स फॉर दी इंस्टॉलेशन फेज। मेंटेनेंस फेज की एक और एक्टिविटी है जिसको हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन दो तरह की है, एक है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, एक है वो डॉक्यूमेंटेशन जो कि आपके एंड यूजर यूज करेंगे इस सिस्टम को यूज करने के लिए। सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन आपके वो लोग यूज करते हैं जो कि थ्रू आउट दी लाइफ ऑफ दी सॉफ्टवेयर इसको मेंटेन रखेंगे, इसको अपडेट रखेंगे, इसको जो है वो यूज करेंगे। और बाकी चीजें जो है जो दूसरी टाइप है वो यूजर मैनुअल्स हैं, जिसको एंड यूजर उस डॉक्यूमेंटेशन को यूज कर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने को सीखता है। आपको यूजर को ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है, और ये ट्रेनिंग्स एप्लीकेशन स्पेसिफिक होती हैं। जाहिर है आपने सर्टन ऑडियंस के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाए हैं, तो उसी ऑडियंस को उसी सॉफ्टवेयर के लिए आप ट्रेन करते हैं। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अगर किसी ने रेडीमेड सॉफ्टवेयर लिया है, वहाँ पे उसको रेडीमेड सॉफ्टवेयर को अकॉर्डिंगली ट्रेन किया जाता है। जिस तरह अगर हम LMS की बात करें, आपको ट्रेनिंग इस पर भी दी गई है, डिफरेंट वीडियोस की सूरत में, डिफरेंट ट्यूटोरियल्स की सूरत में, डिफरेंट परहैप्स डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में आपको ये ट्रेनिंग्स दी गई हैं ताकि आप LMS सिस्टम को यूज करना सीखें। कैसे असाइनमेंट अपलोड करनी है, कैसे यूजर नेम बनाने हैं, कैसे कोर्स रजिस्टर करना है, कोर्स ड्रॉप या विड्रॉ करना है, ये सारी चीजें आपको बतलाई गई हैं। अगर हम डॉक्यूमेंटिंग द सिस्टम, ट्रेनिंग और सपोर्ट यूजर्स, इन 3 फेजेस के डिलीवरेबल्स की बात करें, डॉक्यूमेंटेशन का डिलीवरेबल क्या है, आपकी सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन है और यूजर डॉक्यूमेंटेशन है। ट्रेनिंग प्लान की बात करें तो यहां पे क्लासेस हो सकती हैं, ट्यूटोरियल्स हो सकते हैं, ऑनलाइन सेशंस हो सकते हैं। यूजर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की बात करें ट्रेनिंग मटेरियल आप उनको दे सकते हैं, कोई और कंप्यूटर बेस्ड एडेड ट्रेनिंग्स हैं वो दी जा सकती हैं। और लास्टली आपने यूजर को सपोर्ट करना है, सपोर्ट आप कई तरीके से कर सकते हैं, हेल्प डेस्क हो सकते हैं, ईमेल्स हो सकती हैं, टेलीफोन कॉल्स के थ्रू हो सकता है, वेबसाइट हेल्प्स हो सकती हैं, बुलेटिन बिलबोर्ड्स हो सकते हैं, और बाकी भी मैकेनिज्म्स आप यूज कर सकते हैं। दीज आर दी डिलीवरेबल्स ऑफ दी डॉक्यूमेंटेशन फेज, ट्रेनिंग फेज एंड सपोर्टिंग यूजर फेज। जैसे हमने बात की कि वन ऑफ द एक्टिविटी इन द इम्प्लीमेंटेशन फेज इज टेस्टिंग। यू एक्चुअली टेस्ट द सिस्टम बिफोर यू हैंड ओवर इट टू द कस्टमर। टेस्टिंग भी ऐसे नहीं है कि किसी दिन आपको ख्याल आया और आपने टेस्टिंग कर ली, बल्कि आप एक मास्टर टेस्ट प्लान बनाते हैं जिसमें आप बताते हैं कि टेस्टिंग कब शुरू होगी, किस किस्म का डाटा है, टेस्ट डाटा क्या होगा, कौन टेस्टिंग परफॉर्म करेगा, किन सॉफ्टवेयर की मॉड्यूल्स पर जो है वो टेस्टिंग होगी, क्या रिजल्ट्स और आउटपुट हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और रिजल्ट्स जो आएंगे वो किन किन लोगों को शो करने हैं। ये सारी चीजें प्लान होती हैं। जैसे मैंने बात की कि मास्टर टेस्ट प्लान में इंट्रोडक्शन होता है, ओवरऑल प्लान होता है, टेस्टिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कंट्रोल करेगा, किसको क्या चीजें रिपोर्ट करनी है, टेस्टिंग के लिए भी अगर कोई रिक्वायरमेंट है, दे ऑल आर स्पेसिफाइड इन दी मास्टर टेस्ट प्लान। टेस्टिंग आपकी मैनुअल भी हो सकती है, ऑटोमेटिक भी हो सकती है, स्टैटिक भी हो सकती है, डायनामिक भी हो सकती है। स्टैटिक जो है वो आपके सिर्फ सिंटैक्स को चेक करती है। डायनामिक ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, उसको ऑपरेट करने के दौरान अगर कोई एरर्स आ रहे हैं उसको चेक करती है। ये टेस्टिंग आप मैनुअल भी कर सकते हैं थ्रू योर आई। प्रोग्रामर या जो टेस्टर है वो खुद से चीजों को देख रहा है, और कुछ हमारे पास ऑटोमेटेड टूल्स भी हैं जिनको यूज करके टेस्टिंग की जाती है। ये टेस्ट की क्लासिफिकेशन थी। इसके बाद हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। इंस्टॉलेशन वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट फेज। ऑब्वियसली नाउ द सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड, टेस्टेड, यू हैव टू इंस्टॉल इन द एक्चुअल एनवायरनमेंट। आप डायरेक्ट इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि ओल्ड सिस्टम हट जाएगा, नया सिस्टम यूज होगा, डायरेक्ट इंस्टॉलेशन।
पैरेलल इंस्टॉलेशन भी आप कर सकते हैं कि ओल्ड सिस्टम भी रहेगा, नया सिस्टम भी रहेगा, दोनों इकट्ठे यूज होंगे उस वक्त तक जब तक कि मैनेजमेंट डिसाइड नहीं करती कि बस अब ठीक है ओल्ड सिस्टम को हटा दिया जाए। सिंगल लोकेशन इंस्टॉलेशन भी हो सकती है। लेट्स से आपने एक डिस्ट्रीब्यूटेड बिजनेस सिस्टम डेवलप किया है, उसको कई साइट्स पर आपने इंस्टॉल करना है। सो रादर कि आप सारी की सारी साइट्स पर साइमल्टेनियसली और इन पैरेलल इंस्टॉल करें, आप पहले एक साइट पर इंस्टॉल करते हैं, वहां पे सक्सेसफुल हो जाए, फिर दूसरी साइट पर इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद तीसरी साइट पर। और फेज्ड इंस्टॉलेशन भी हो सकती है, जिसका मतलब ये है कि आपने लेट्स से फेज 1 में बैकएंड पे हार्डवेयर इंस्टॉल किया, फिर आपने जो है वो डेटाबेस अप और ऑपरेशनल की, फिर आपने जो है वो एंड यूजर के कंप्यूटर पर तीसरे फेज में इंस्टॉल किया। सो आप फेज इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे इनको मजीद हमने देखा, डायरेक्ट इंस्टॉलेशन है, ओल्ड सिस्टम को रिमूव करें, नया सिस्टम इंस्टॉल कर दें। पैरेलल में ओल्ड सिस्टम भी चल रहा है, न्यू सिस्टम भी है, अंटिल द मैनेजमेंट डिसाइड्स। सिंगल लोकेशन में पहले एक साइट पर इंस्टॉल कर लें, उसके बाद दूसरी साइट पर इंस्टॉल करें कि अगर यहाँ पे कोई मसले आते हैं और ये साइट डाउन हो गई है तो उन एक्सपीरियंसेस को लर्न करके आप यहाँ पे अडॉप्ट करें, रादर कि आपने यहाँ पे भी इंस्टॉल किया, यहाँ पे भी इंस्टॉल किया, सारी साइट्स डाउन हो गई, सिस्टम क्रैश कर गया। इससे बेहतर है कि सिर्फ एक साइट क्रैश करे। और फेजेस में भी आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, जिसकी एग्जांपल मैंने दी कि फेज 1 में हार्डवेयर इंस्टॉल किया, फेज 2 में जो है वो डेटाबेस को अप किया, और फेज 3 में एंड यूजर की कंप्यूटर्स पर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। प्लानिंग को इंस्टॉलेशन को भी आप प्लान करते हैं। ऐसा नहीं है कि डेवलपिंग टीम सॉफ्टवेयर उठा के जो है वो कस्टमर के प्रेमिसेस में किसी भी वक्त चली जाए, बल्कि टाइम लिया जाता है, ये देखा जाता है कि कब सुटेबल है, ये देखा जाता है कि डाउन टाइम कम से कम हो। इसके अलावा अगर पुराने सिस्टम के साथ कोई डाटा है उसको आप कैसे नए सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए प्लान जो है वो देखे जाते हैं। सो सिस्टम शटडाउन को अकॉर्डिंगली आप प्लान करते हैं। ऐसा ना हो कि आप जो है वो सिस्टम अप कर रहे हैं, पीछे कस्टमर्स इन्फॉर्म नहीं है और उनको इनकन्वीनियंस है। जैसा कि अगर हम लेट्स से हमारा ईमेल सर्वर है वो कॉन्फ़िगर्ड और हम अगर नए ईमेल सर्वर पर कन्वर्ट कर रहे हैं, सो इस ईमेल सर्वर से डाटा यहां पर जाएगा। वी डोंट वांट टू लूज अवर ओल्ड ईमेल्स। और इस कन्वर्जन के दौरान अगर 2 घंटे लगेंगे, सो हमें पहले से बताया जाता है कि ये डाउन टाइम है, इस दौरान आपको ईमेल की एक्सेस अवेलेबल नहीं होगी, और ये टाइम लेट्स से रात 10 बजे से 12 बजे तक है, उसके बाद आप ईमेल एक्सेस कर सकेंगे। सो पहले से बताया जाता है। और इसके अलावा आप सिस्टम को डॉक्यूमेंट भी कर लेते हैं। सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन का मकसद ये है कि सारी इंटरनल वर्किंग, सिस्टम स्पेसिफिकेशन वो आपने बता दिए है। ऑडियंस, इंटेंडेड ऑडियंस क्या है, मतलब मेंटेनेंस प्रोग्रामर्स होते हैं जो कि इसको यूज करते हुए, जैसे हमने पहले बात की, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन है जिसको लेटर ऑन यूज किया जा सकता है ताकि सिस्टम में कोई इंप्रूवमेंट लाई जा सके, कोई चेंज कोई अकोमोडेट किया जा सके। सो दीज आर दी समथिंग रिलेटेड टू दी डॉक्यूमेंटेशन फेज। इसके बाद है आपकी सपोर्ट, जिसको हमने ब्रीफली पहले भी देखा। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, कहानी खत्म, बल्कि डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द साइज ऑफ द बिजनेस सिस्टम एंड डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, बाज़ औक़ात आपको 3 महीने, इन सर्टन केसेस 6 महीने और सर्टन केसेस में 1 साल तक भी सपोर्ट देनी होती है। सपोर्ट की कई फॉर्म्स हैं, इंटरनेट बेस्ड ऑनलाइन सपोर्ट भी दे सकते हैं, बाज़ सपोर्ट्स थ्रू आउट द लाइफ होती हैं। अब जिस तरह एज लॉन्ग एज यू आर द कस्टमर ऑफ मोबिलिंक और टेलीनॉर और एनी सर्विस प्रोवाइडर, वो आपको थ्रू आउट योर लाइफ, जब तक आप उनके कस्टमर हैं, वो सपोर्ट आपको देंगे। बाज़ सपोर्ट सिर्फ 3 महीने, 6 महीने या 1 साल तक होती हैं। सो डिपेंड करता है। सो सपोर्ट के कई तरीके हैं। इंटरनेट बेस्ड सपोर्ट भी हो सकती है, फैक्स के थ्रू भी सपोर्ट हो सकती है, ईमेल के थ्रू भी सपोर्ट हो सकती है। उनकी वेबसाइट्स पर नॉलेज बेस हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ये सारे सपोर्ट्स के मैकेनिज्म हो सकते हैं। हेल्प डेस्क के थ्रू अगर आप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सो यहां पे आपको जिस एंड यूजर को सपोर्ट चाहिए वो हेल्प डेस्क से राब्ता करता है। वो फोन भी हो सकती है, वो ऑनलाइन चैट भी हो सकती है। जो आपको हेल्प दे रहा है, जिसने कस्टमर को हेल्प देनी है, उसकी टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि क्या सोल्यूशन है इस किस्म के एरर का, और वो एफिशिएंटली और क्विकली यूजर को रिस्पॉन्ड करता है। सपोर्ट देने पर कई किस्म के इश्यूज आ सकते हैं। लेट्स से यूजर के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आप आंसर कर सकते हैं। लेट्स से वो कुछ रिकवर करना चाहता है या बैकअप करना चाहता है, वो भी इश्यूज आ सकते हैं। लेट्स से उसका डाटा अचानक लॉस्ट हो गया है, उसको रिकवर करना चाहता है, उसके क्या है, नॉर्मल मेंटेनेंस है या कुछ और एस्पेक्ट्स हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज
that are there connected with the support phase of the system development. आइए बात करते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में हेल्पफुल हो सकते हैं. सो पर्सनल स्टेक ऑफ यूजर्स ये बड़ा मैटर करती है. आपने नया सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, एंड यूजर अगर अपने ज़ाती मफादात सामने रखने हैं कि उनको ये सिस्टम यूज़ करना नहीं आता और उनको कंपनी के मफादात से कोई मसला नहीं है, सो आपके नए सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन या नए सिस्टम को यूज़ करना कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता. तो ज़ाती मफादात को साइड पर रख के आप कंपनी के या जिस इदारे के लिए आप काम कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स को सामने रखना पड़ता है. सिस्टम की करैक्टरिस्टिक्स ऐसी होनी चाहिए कि यूज़र कंफर्टेबली और कन्वीनियंटली उसको यूज़ करे. आपको ये देखना होता है कि इस सिस्टम के यूज़ करने वाले मेल हैं या फीमेल हैं या किस एज से ताल्लुक़ रखने वाले हैं. यूज़र डेमोग्राफिक्स को देखकर आप अकॉर्डिंगली सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं. इसी तरह इदारा आपको क्या सपोर्ट कर रहा है. इदारे ने आपके सामने एक सिस्टम रख दिया और कहा जा रहा है कि इसको यूज़ करें, हालांकि उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं दी, कोई आपको मोटिवेट नहीं किया, कोई उसके फ़ायदे नहीं बताए. सो ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट भी होनी चाहिए. इसी तरह परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन भी वो फैक्टर्स हैं जो कि किसी सिस्टम के जो नया सिस्टम डेवलप हो गया उसके सक्सेसफुल होने में हेल्प आउट कर सकते हैं. इसके बाद आप प्रोजेक्ट क्लोज डाउन कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि इम्प्लीमेंटेशन हो गई, इंस्टॉलेशन हो गई, चीज़ें हैंड ओवर हो गई, इस्तेमाल होना शुरू हो गया. अब प्रोजेक्ट को फॉर्मली क्लोज डाउन किया जाता है. कई किस्म के टास्क हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अपनी टीम को इवैल्यूएट करते हैं. जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनको आप आगे अगले प्रोजेक्ट्स में ले जाते हैं. जिन लोगों ने अच्छा काम नहीं किया उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो आइंदा प्रोजेक्ट्स में अच्छा काम करें. कोई रिसोर्सेज अगर आपने ऑक्यूपाई किए हुए थे उनको रिलीज किया जाता है. और मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स थे उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि दिस प्रोजेक्ट इज नाउ क्लोज्ड, और पोस्ट रिव्यूज हैं. और इसी तरह लास्टली आप कस्टमर से क्लोज डाउन या फॉर्मल साइन ऑफ करते हैं. वेरी लास्ट फेज अगर बात करें मेंटेनेंस की, यहाँ पे इसको हम मिनी SDLC भी कहते हैं कि यहाँ पे सिस्टम ठीक तरीके से इंस्टॉल हो गया था, वर्किंग हो रही थी, लेकिन अगर कोई नई रिक्वायरमेंट आ गई तो क्या किया जाएगा. अब जाहिर है उस नई रिक्वायरमेंट की वजह से आप एक नया सिस्टम तो डेवलप नहीं करेंगे. सो जो सिस्टम ऑलरेडी आपने रिसेंटली डेवलप किया है उसी में ही इनकॉर्पोरेट करना है. सो मेंटेनेंस आती है. मेंटेनेंस में मजीद 4 किस्म की एक्टिविटीज हैं, जैसे कि मेंटेनेंस रिक्वेस्ट को ऑब्टेन करना, उनको रिक्वेस्ट को चेंज में ट्रांसफॉर्म करना, उस चेंज को डिजाइन करना और उस चेंज डिजाइन को इंप्लीमेंट करना. इसलिए हम इसको मिनी SDLC भी कह रहे हैं. यहाँ पे हम देखेंगे कि लाइक आपने सॉर्ट ऑफ दोबारा से अपनी SDLC मेंटेनेंस फेज में इंस्टॉल कर ली. अगेन याद रखिएगा कि मैं बात कर रहा हूँ मेंटेनेंस इज डिफरेंट देन सपोर्ट. मेंटेनेंस का मतलब यह है कि कोई नई चीज आ गई है, कोई नई रिक्वायरमेंट आ गई, कोई एरर या फ्लॉ आ गया. अब इसको साथ आपने कैसे डील करना है, इसको एज इट इज छोड़ भी नहीं सकते. तो इसको आप अगेन प्लान करते हैं, एनालाइज करते हैं, डिजाइन करते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं. सो अगेन दिस एक्टिविटी कंटिन्यूज. पैरेलल एक्टिविटीज चल रही हैं, ठीक है. जिस तरह यहां पे 4 एक्टिविटीज थी. ऑब्टेनिंग मेंटेनेंस रिक्वेस्ट, ये प्लानिंग में जाती है. ट्रांसफॉर्मिंग रिक्वेस्ट इनटू चेंज, ये एनालिसिस फेज के इक्विवेलेंट है. डिजाइनिंग द चेंज, ये डिजाइनिंग द चेंज फेज के इक्विवेलेंट है. और इंप्लीमेंटिंग चेंजेस, ये इंप्लीमेंटेशन. सो दैट इज द रीजन वी कॉल इट अ मिनी SDLC. आपकी मेंटेनेंस 4 किस्म की है. करेक्टिव मेंटेनेंस, एडॉप्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. करेक्टिव मेंटेनेंस में आप एरर्स और फ्लॉज को रिमूव कर रहे हैं. आपने टेस्टिंग की थी, लेकिन जब आप एक्चुअल डिप्लॉयमेंट हुई, जब लोगों ने सिस्टम को एक्चुअली इस्तेमाल करना शुरू किया, हो सकता है महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद उसमें कोई नई किस्म के एरर्स आए. इन एरर्स को रिमूव करने के लिए आप करेक्टिव मेंटेनेंस करते हैं. सो आप सिस्टम के जो फ्लॉज हैं या रिपेयर हैं उन रिपेयर्स आप करते हैं. वो डिजाइन से भी रिलेट हो सकते हैं, वो कोड से भी रिलेटेड हो सकते हैं. एडॉप्टिव मेंटेनेंस की अगर आप बात करते हैं, सो बिजनेस नीड को मीट करने के लिए अगर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गई है और फंक्शनैलिटी को इवॉल्व होना है, सो इनको अकोमोडेट करने के लिए आप एडॉप्टिव मेंटेनेंस करते हैं. परफेक्टिव मेंटेनेंस ये है कि आप नए फीचर्स जो है वो ऐड कर रहे हैं. वहां पे टेक्नोलॉजी चेंज हुई थी इसलिए आपने भी अपने आप को अपडेट किया. यहां पे नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं. और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब यह है कि आप किसी चीज अवॉइड पॉसिबल फ्यूचर फेलियर्स को टू अवॉइड पॉसिबल फ्यूचर फेलियर्स या प्रॉब्लम्स आप ये मेंटेनेंस करते हैं.
एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि करेक्टिव मेंटेनेंस यूजुअली आपकी 80 या 75% ऑफ द एफर्ट जो है वो आपकी करेक्टिव मेंटेनेंस पर लगती है। और ये ग्रीन कलर इसको इसलिए दिया गया क्योंकि ये वैल्यू कोई ऐड नहीं करी, कोई आपके जो सिस्टम में वर्थ ऐड नहीं हुई, कॉस्ट भी ज्यादा लगी, एफर्ट भी ज्यादा लगी और सिस्टम में वर्थ भी कोई नहीं आई। बट आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, यू हैव टू रिपेयर द फ्लॉज। आप सिस्टम को फ्लॉज के साथ नहीं छोड़ सकते, सो यू हैव टू एड्रेस देम। इसी तरह अडॉप्टिव मेंटेनेंस और बाकी 3 टाइप की मेंटेनेंस की बात करें, सो इन पर एफर्ट भी कम लगती है लेकिन ये वैल्यू जो है वो जरूर ऐड करते हैं। जिस तरह अगर हम बात करें, आपकी गाड़ी है, आप उसमें करेक्टिव मेंटेनेंस करते हैं, जिसका मतलब यह है कि गाड़ी में कोई मसला आ गया है, वहां पे आपको बेशक इंजन में कोई मसला आ गया है, सो आपको बेशक ज्यादा पैसे भी लगाने पड़े, वो आप लगाते हैं। क्यों? अगर नहीं लगाएंगे तो आपकी गाड़ी चल ही नहीं सकेगी। लेकिन अडॉप्टिव, प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये है कि आपने गाड़ी में नए सीट कवर्स लगा दिए, आपने जो है वो गाड़ी को जो है वो लेट्स से उसका आपने जो है वो मोबाइल चेंज कर लिया, ठीक है। सो यहां पे आपकी कॉस्ट और एफर्ट कम लगेगी और आपकी गाड़ी जो है वो बेहतर से बेहतर भी चलेगी। सो बिल्कुल इसी तरह जो सिस्टम आपने डेवलप किए हैं, करेक्टिव मेंटेनेंस पे टाइम और एफर्ट बहुत ज्यादा लगती है लेकिन आप इसको स्किप नहीं कर सकते, और वैल्यू भी ऐड नहीं होती लेकिन फिर भी आप इसको स्किप नहीं कर सकते। अदर मेंटेनेंस में एफर्ट और टाइम कम लग रहा है और दे ऐड वैल्यूज एज वेल। इसके बाद हमारे पास हैं केस टूल्स, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स कुछ रेडीमेड बिल्ट इन अवेलेबल टूल्स हैं जिनको यूज करते हुए आप बिजनेस सिस्टम डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं, परफॉर्मेंस उसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो ये बिजनेस टूल्स ना यूज करें लेकिन अगर करेंगे तो फायदे होंगे। जैसे कि अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम्स की बात करें, जहां पे ट्रेडिशनल सिस्टम डेवलपमेंट में जहां पे केस टूल्स यूज नहीं होते, वहां पे फोकस कोडिंग और टेस्टिंग पे होता है। यहां पे फोकस डिजाइन और डॉक्यूमेंटेशन पे होता है, क्योंकि कोडिंग पर और टेस्टिंग पर अगर आपने फोकस किया, डिजाइन अगर वीक था तो कोडिंग और टेस्टिंग में डेफिनेटली मसले मसाइल होंगे। यहां पे अगर आपका डिजाइन अच्छा हुआ तो कोडिंग में भी कम मसले होंगे और डिजाइन भी बिल्कुल ठीक होगा। ट्रेडिशनल सिस्टम में चेंजेस जो हैं वो कोडिंग और टेस्टिंग फेज में पहले की जाती हैं, डॉक्यूमेंटेशन में इनको बाद में देखा जाता है। हालांकि अगर आप यहां पे केस टूल्स को यूज करते हुए सिस्टम की डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट को अपडेट रखना, डॉक्यूमेंट को मेंटेन रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरह यहां पे कुछ मजीद फायदे हैं आपके पास, जैसे आपके पास कुछ केस हैं जो कि कोड जनरेटर्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स को जनरेट करते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल आपके बिजनेस सिस्टम की वर्थ, क्वालिटी वो केस को यूज करने से बढ़ती है। सो इट्स वेरी बेनिफिशियल कि आप केस टूल्स को यूज करें। नए सिस्टम को अडॉप्ट करने में मसले मसाइल भी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात लोग इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते और उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। मे बी वो यूज टू नहीं है, मे बी जो है वो और कोई मसले मसाइल हैं। सो हमने ये देखा था कि कल्चरल इश्यूज क्या हो सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द अडॉप्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब आपने देखा होगा कि अक्सर जो ऑफिस में पुराने लोग हैं वो अपने पुराने सिस्टम के साथ सेटिस्फाइड हैं, उनका जो सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जो चल रहा है, वो उसके साथ खुश हैं, वो नए सिस्टम की तरफ नहीं जाना चाहते। और उसकी कई रीजंस हैं, क्योंकि बिकॉज दे डोंट वांट टू पुट देयर सेल्फ इन समथिंग न्यू जिनको वो नहीं पता। जिसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल ये हो सकती है कि आजकल स्मार्टफोन का जमाना है लेकिन आप स्टिल ऐसे लोगों को देखेंगे जो कि नॉर्मल फोन यूज कर रहे हैं, बिकॉज वो अपने आप को कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं डालना चाहते और जो कॉल सेंडिंग और रिसीविंग चाहते हैं वो उनके नॉर्मल फोन से बड़े अच्छे तरीके से हो रही है। सो बिल्कुल यही चीजें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ भी हैं। नए सिस्टम में जब आप कन्वर्जन की बात करते हैं, सो आप ओल्ड सिस्टम को नए के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। आपने जो है वो कन्वर्जन डायमेंशंस को भी देखना है, आपने सोशल एस्पेक्ट्स को भी देखना है, जिसमें हमने ये देखा है कि जो सिस्टम आपने नया इंस्टॉल किया है वो कंपनी के लिए तो बड़ा अच्छा है लेकिन जो लोग उसको यूज करेंगे वो उसके साथ खुश या सेटिस्फाई नहीं है। अब इस केस में आपको एंड यूजर्स को सेटिस्फाई करना पड़ता है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उनको इनकरेज करना पड़ता है, उनको बेनिफिट्स दिखाने पड़ते हैं, ठीक है। सो ये चीजें आप बताएंगे, सो जो एक्चुअल अडॉप्टर है जिसने सिस्टम को यूज करना है वो सिस्टम के साथ कन्वीनियंटली एडजस्ट हो जाएगा।
कंपनी के बॉस ने तो मिलियंस ऑफ रुपीस लगा के एक नया सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, लेकिन यूज करने वाले अगर इसको कंफर्टेबली यूज नहीं कर रहे, सो इस पर अभी आपको फोकस करना पड़ेगा, इसको भी देखना पड़ेगा। केस टूल्स जैसे हम पहले देख चुके हैं, ये सिस्टम की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। हर फेज में कोई ना कोई केस टूल्स हैं जिनको यूज करते हुए आप सिस्टम की डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। प्लानिंग फेज के लिए भी हैं, एनालिसिस फेज के लिए भी हैं, डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन फेज के लिए भी हैं, और इसी तरह मेंटेनेंस फेज के लिए भी केस टूल्स मौजूद हैं। पर्पस ये है कि फैसिलिटेट किया जाए सिस्टम डेवलपमेंट को। आपके पास मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाती है, रीयूजेबिलिटी सपोर्ट होती है, पोर्टेबिलिटी सपोर्ट होती है। सो देयर आर डिफरेंट रीजंस कि आप केस टूल्स को अडॉप्ट करें। लेकिन केस टूल्स को अडॉप्ट करना इतना सिंपल नहीं है, इसकी कॉस्ट भी एसोसिएटेड है। मतलब अगर आप किसी केस टूल की बात करें तो इसकी कीमत जो है वो $5,000 से $15,000-20,000 तक जा सकती है। सो बास कंपनीज के लिए दिस अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करना कन्वीनियंट या वो उसको स्पेंड करने में कंफर्टेबल फील नहीं करते। इसी तरह रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, केस टूल आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके फायदे 6 महीने बाद नजर आएंगे। सो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को नहीं देखते और मतलब क्यों लेट स्टेजेस का वो वेट नहीं कर सकते कि बेनिफिट्स वहां पे नजर आएंगे। सो इसलिए वो रिलक्टेंट फील करते हैं, इजी फील नहीं करते। सो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से केस टूल्स इतना वाइडली जो है वो अडॉप्ट नहीं किए जाते। केस टूल्स को यूज करने के बहुत सारे अदर फायदे हैं, जैसे फंक्शनैलिटी इंक्रीज हो रही है, ओवरऑल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, रिवर्स इंजीनियरिंग सपोर्ट हो रही है, री इंजीनियरिंग के टूल्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। सो दीज आर मेनी बेनिफिट्स दैट हेल्प यू देयर। फॉर एग्जांपल अब हम देखें रिवर्स इंजीनियरिंग की ये एग्जांपल है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट की गई है। आप इस केस में रिवर्स इंजीनियरिंग में देखें हो क्या रहा है कि कुछ टूल्स ऐसे अवेलेबल हैं जो कि प्रोग्राम सोर्स कोड को रीड करते हैं और डिजाइन बता देते हैं। सो यहाँ पे भी आप इसको सोर्स कोड दें, ये अकॉर्डिंगली उसकी विजुअल डायग्राम जो है वो बना देगा। केस टूल्स को यूज करना इदारे को भी फायदा दे रहा है, प्रोग्रामर्स को भी फायदा दे रहा है, टॉप मैनेजर्स को भी फायदा दे रहा है। सो हर किस्म के रोल्स इससे फायदा यूज कर रहे हैं। सो व्हाई नॉट टू यूज देम। लेकिन जैसा मैंने पहले बात की कि केस टूल्स को अडॉप्ट करने के ढेर सारे फायदे हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि केस टूल्स को अडॉप्ट करने में रेजिस्ट करेंगी। जैसे इसकी कॉस्ट, सिर्फ परचेजिंग कॉस्ट नहीं है बल्कि बाज़ औक़ात उसको ट्रेन करने के लिए भी कॉस्ट डिप्लॉय होती है। बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइजेशन कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रही, केस टूल्स के स्टैंडर्ड्स अवेलेबल नहीं है, और ये भी हो सकता है कि आप केस टूल्स को अडॉप्ट करें और आपको बाज़ एम्प्लॉयज को छुट्टी करानी पड़े, उनको फारिग करना पड़े, क्योंकि अब मोस्टली चीजें केस टूल खुद परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा कि एक जॉब थी टेस्टर, एक पर्सन था जो कि टेस्टिंग कर रहा था। अब अगर आप एक ऐसा टूल ले आए जो कि टेस्टिंग ऑटोमेट कर सकते हैं, अब इस बंदे की जरूरत ही नहीं है, तो आपको इसको फारिग करना पड़ेगा। सो ये भी एक थ्रेट है जिसकी वजह से केस अडॉप्शन में रेजिस्टेंस होती है। हमने लास्टली सिस्टम एनालिस्ट को देखा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो कि ओवरऑल सिस्टम को लेकर चल रहा है, प्रोजेक्ट की सक्सेस इस पर कनेक्टेड है। ये हर किस्म की पार्टीज के दरमियान कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसने यूजर्स के साथ भी, प्रोग्रामर्स के साथ भी, क्लाइंट के साथ भी इंटरेक्ट करना है, इसलिए ही मस्ट बी वेरी स्किलफुल। इसकी प्लानिंग में एनालिटिकल स्किल्स भी सिस्टम एनालिस्ट की होनी चाहिए, मैनेजरियल स्किल्स भी होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। इसकी सारी स्किल्स सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हर फेज में काम आती हैं। एंड वेरी लास्ट स्लाइड, एंड दैट इज कि आपको सिस्टम डेवलपमेंट के लिए एक सक्सेसफुल टीम चाहिए। सक्सेसफुल टीम वो है जिसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स कॉमन हो, जो अपना ज़ाती फ़ायदा छोड़ के उस प्रोजेक्ट के फ़ायदे के बारे में सोचें, जो आपस में ट्रस्ट रखें, कंप्लीट कम्युनिकेशन हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो और रिवार्डिंग लोग होने चाहिए। सो एक अच्छे कामयाब सिस्टम की डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जबकि एक अच्छी टीम उसके बैक पर है। आपका एक अच्छा घर तभी बन सकता है जबकि उसको बनाने वाले अच्छे लोग हैं, एक अच्छी टीम है। So that was the characteristics of the successful team. This not only ends the today's lecture, but it also concludes the course Business System Development. I hope you enjoyed this course. I wish you all the very best for your exam and for the preparation and for taking this course as the learning purpose and to apply the knowledge learned in the practical life. Take care of yourself.
वेरी गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।